सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हमारी को एंकर हैं अलीना इलियास और इक़्तिसादी अमूर के हमारे नुमाइंदे जनाब हमज़ा हबीब साहब हैं। लेकिन आज ख़ुसूसी तौर पर हमारी जो सारी गुफ्तगू होगी वो डॉक्टर इशफ़ाक़ हसन ख़ान साहब, जो माहिर इक़्तिसादियात तो हैं ही हैं लेकिन प्रिंसिपल हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट के, और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर इनसे बेहतर नॉलेज रखने वाला मेरा नहीं ख्याल कोई और माहिर इक़्तिसादियात होगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। इस वक्त जो हमारे मसाइल हैं वो इक़्तिसादी मसाइल, अब ज़ाहिर है अब सियासत जो है वो इक़्तिसादियात के इर्द गिर्द ही घूमती है और सब कुछ मिक्स है। पाकिस्तान के अवाम बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब हम हकूमती अकाबरीन की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं जनाब ये बड़ा टफ़ टाइम है और बस अब मुल्क जो है वो सही सिमत में जा रहा है। सड़क पर एक आदमी से बात करते हैं तो वो कहता है कि महंगाई ने उसका भरकस निकाल दिया और उसको ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी उसे मुयस्सर नहीं है। आप इस सारी सूरत हाल पर क्या आप तबसरा फरमाएंगे सबसे पहले कि किस सिमत हम जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो सियासत में लोग होते हैं उन्होंने इसी किस्म की बातें करनी होती हैं, लेकिन हक़ायक़ मुख्तलिफ भी होते हैं। जैसा आपने कहा, सवाल आपका ये है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। मेरे ख़्याल में हम बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहे थे। अब तकरीबन मई जून तक मैं कहूँगा कि हम ठीक सिमत में जा रहे थे, लेकिन फिर कहीं से लगता है कि कोई ऐसा इशारा आया कि उसने एक हंसते बसते जो घर हैं उसको बर्बाद कर दिया। इस हुकूमत को जो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठी हुई थी, आज ज़मीन पे लटा दिया है उनको। और वो शुरुआत हुई है जब से हमारी करेंसी ने डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू किया और हर रोज़ नीचे जा रही हो जब करेंसी, तो फिर उसके असरात बहुत भयानक होते हैं किसी भी मईशत के लिए। और मैं जो हूँ तकरीबन हर चैनल के ज़रिए से हुकूमत वक्त को ये कहता रहा हूँ कि देखें ये जो करेंसी हमारी नीचे जा नहीं रही है, इसको लेकर जाया जा रहा है, तो इसकी तरफ तवज्जो दें या आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो अब हुकूमत की कोई मजबूरी होगी कि मेरी बातों पे तवज्जो नहीं दिया उन्होंने कि शायद ये डॉक्टर इशफ़ाक़ बोल रहा है, तो इसको क्या इसके बातों को सुनना है हमने। लेकिन आज वही हुआ है कि आज देखें कि जिस तरीके से मुझे बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे मैंने एक क्लिप देखा जो एक बूढ़ी औरत का था। बहुत बूढ़ी ज़ईफ़ औरत थी, मेरे ख्याल में 70-75 साल की बूढ़ी औरत थी, और वो बयान करते करते रो पड़ी। मेरा दिल बैठ, जिसे कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। उस बूढ़ी औरत जो माँ और दादी के बराबर थी, जब उसने फरियाद किया कि ये क्या हो गया है कि मैं कुछ नहीं खरीद पाती हूँ, और ये तो जिस तरीके से उसने बद्दुआएं दी हैं, मेरा दिल हिल गया, आप यकीन करें। मैंने उसको क्लिप को कुछ उनके जो वज़रा हैं उनसे भी शेयर किया है, और मैंने कहा कि ये पहला ऐसा क्लिप है जिसको देख के मेरा दिल हिल गया है। शायद आपका भी दिल हिल जाए और आप इसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब यह है कि चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं। ये हमारे एक्सचेंज रेट ने बहुत पाकिस्तान की मईशत को बहुत कमज़ोर कर डाला। तो अब यही सूरत हाल है। अब आप किसी भी हुकूमत वक्त से पूछेंगे तो वही सब बातें तो ठीक हो गया, मैं समझ गया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा जी कि ये मई तक जो था, मई 2021 तक ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में हुकूमत जा रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी था
मैं प्राइवेट सेक्टर से बातें करता था, दे वर वेरी अपबीट, और क्योंकि डायरेक्शन एक मिल गई थी, हमने आगे ही बढ़ना था। बजट में भी ऐसे ज़बरदस्त बजट पेश किया गया शौकत तरीन साहब ने कि हर तबके ने उस बजट की पजीराई की, तारीफ की, तो इससे भी एक कॉन्फिडेंस आया हुकूमत के अंदर में। लेकिन शायद कहीं से जो मैं कहता हूँ कि वो इशारा होगा कि यार इसको बस नीचे लाओ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके पास मैं डाउनवर्ड ट्रेंड चला है, जी, डाउनवर्ड जा रहा है। ट्रेंड। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल था आपने उसका बड़ा तफसील से जवाब दिया कि अभी इस वक्त हम सही सिमत में नहीं हैं। मई जून तक सही सिमत में थे, लेकिन अभी नहीं है। अब एक दूसरी चीज़ जो मीडिया में नज़र आती है, मैं चाहता हूँ कि आपका जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है वो बड़ा एक अहम वो होगा उसमें एडिशन। हुकूमती वज़रा कीमतों का तयन करते हैं, महंगाई पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हम आज भी दुनिया से सस्ते हैं, पेट्रोल भी सस्ता है, घी भी सस्ता है, चीनी, हर चीज़ दुनिया के मुकाबले में हमारी सस्ती है। वो जो ये एक मुकाबला करते हैं प्राइसेस में, मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस पे आप एक ऑनेस्ट जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव जो ओपिनियन है वो ज़रा बयान फरमाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं कि जिस वक्त वो ये बात करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आप ऑरेंजेस एंड एप्पल्स को मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उन ममालिक के और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी करेंसी वैल्यू, उनकी बाइंग पावर, वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट, तो वो सारी चीज़ें अगर काउंट करके देखें तो ये वज़रा की ये बात गलत है। व्हाट डू यू से? मैं फिर यही कहूँगा कि जब हुकूमत वक्त प्रेशर में आ जाती है तो फिर वज़रा जो है डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ये उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल होता है कि हमने करना है डिफेंड, तो वो जिस तरीके से भी हो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें इस किस्म के कंपैरिजन से परहेज़ करना चाहिए। ठीक है। और अच्छा, मैं ये ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो भी जिन्होंने भी हुकूमत वक्त को या वज़ीर आज़म साहब को इस किस्म की चीज़ों पे लगा दिया है, वो वज़ीर आज़म के क्या कहते हैं कि वफादार नहीं हो सकते। मैं आप अगर मुझे 2 मिनट दे दें, मैं एक बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से एक सिंपल एग्जाम्पल के ज़रिए से मैं समझा देना चाहता हूँ। उन वज़राओं को भी समझा देना चाहता हूँ कि जो वज़ीर आज़म को मिसगाइड करते रहते हैं। फ़र्ज़ कर लें समी साहब कि आज पाकिस्तान जो भारत का जो एक्सचेंज रेट है वो इस आज एज वी स्पीक ये कोई 73 रुपया, भारत का 73 रुपया $1 के बराबर है। फर्ज कर लें कि पाकिस्तान में भी 73 रुपया $1 के बराबर होता, तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपया पाकिस्तान का, 1 रुपया भारत का, दोनों ही बराबर होते। अगर भारत में इस वक्त जो है 105 रुपया फी लीटर तेल बिक रहा है, तो पाकिस्तान में भी 105 रुपया फी लीटर ये तेल बिक रहा होता, अज्यूमिंग के दोनों तरफ अगर टैक्सेस के जो भी सिस्टम है वो एक ही तरह के टैक्स भी लग रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी 105 रुपया फी लीटर बिक रहा होता। लेकिन आज पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट 170 है और भारत का 73 रुपया है, तो यानी कि पाकिस्तान का 2 रुपया 33 पैसा भारत के 1 रुपया के बराबर हो गया है। तो वही 105 रुपया जो भारत में पेट्रोल की कीमत पर लीटर है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए में वो तो 245 रुपया फी लीटर बनता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान में तो 146 है, भारत में 245 रुपया है। फर्स्ट करने के ये एक्सचेंज रेट हमारा 170 के बजाय 270 हो जाता है, तो ये पाकिस्तान का जो 3 रुपया 70 पैसा भारत के 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो वो 105 अगर पेट्रोल की कीमत वहां पर है 1 लीटर, तो ये पाकिस्तान में 389 रुपीस पर लीटर हो जाए। तो क्या यह कंपैरिजन मुनासिब है कि अपनी गिरती हुई करेंसी से का मुकाबला आप एक स्टेबल करेंसी वाले मुल्क से कर रहे हैं? इसलिए हमें परहेज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं उसी को भारत के जो पेट्रोल की कीमत है, अगर मैं पाकिस्तान के रुपए से कंपेयर करूं, तो ये भारत में ये इस वक्त 62 रुपया बनता है। बिल्कुल 62 रुपया, हमारे यहाँ 146 रुपया बनता है। सही बात। तो इस किस्म की कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए मुझे, हम सबों को नहीं करनी चाहिए। इसके और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की। ठीक है,
आप कह रहे हैं कि ये जो कंपैरिजन देने की कोशिश की जाती है, ये आर्गूमेंट ही बुनियादी तौर पर गलत है। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को डिटरमिन करते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अब मैं बेसिक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं, अमूमी तौर पर जो इक्तिसादी अमूर के माहिर हैं वो इस तरह अपनी टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं कि आम आदमी को उनकी समझ नहीं आती। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कही कि कहीं से इशारा आया और उसके बाद हमारे जो करेंसी की कीमत है वो डाउन हो गई है। अब एक आम आदमी ये सवाल करता है कि ये क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान की करेंसी को इतना उसको कदर करके? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स जो ये हासिल करना चाहते हैं जिन्होंने ये इशारा किया होगा? पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना, बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, और तो इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों कमजोर करना चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना? बिल्कुल बिल्कुल, दो ओपिनियन है ही नहीं इसमें। मसलन अभी ये पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना, अभी डॉक्टर साहब ये जो जैसे डॉलर की प्राइस है, डॉलर की फ्लाइट है, जो हमारे स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, स्टेट बैंक जो है इस हवाले से कोई रोल भी प्ले नहीं कर रहा, वो IMF से आए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये कंस्पिरेसी सुनते रहे हैं कि उसको कर्ज़े में इतना डबो दो, उसकी इक्तिसादी हालत को इतना कमज़ोर कर दो कि जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं पाकिस्तान की, उन पर पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर किया जा सके। डू यू बाई दैट थ्योरी, दैट कंस्पिरेसी थ्योरी? मेरे ख्याल में काफी हद तक लोगों का जो आपने बयान किया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि देखें, जब तक मुल्क में इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं हो सकती है। तो मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप माशी तौर पे भी मजबूत हों। एक कमजोर मईशत वाले मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी कमजोर हो जाती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, सन 2007 का मैं पहले एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। सन 2007 में जितना भी हम रेवेन्यू हम इकट्ठा करते थे, सूबों को उनका शेयर देने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के पास बचता था, वो रेवेन्यू पूरे डिफेंस को फाइनेंस कर सकता था, पूरे इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस कर सकता था, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, सरकारी मुलाजिमीन के तनख्वाहें हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सब्सिडीज है, इन सबों को भी काफी हद तक फाइनेंस कर लेता था। हमें थोड़े बोरोइंग करने की जरूरत होती थी। 2018-19 में जितना रेवेन्यू हमारे पास था, सूबों को देने के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के पास बचा, वो रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को भी देने के लिए हमारे पास नहीं पूरा हुआ। सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को भी फाइनेंस करने के लिए 53 बिलियन रुपया हमने बोरो किया। नॉट टू मेंशन डिफेंस, entire 1147 billion of defense spending was on borrowed resources. सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और borrowed resources, तमाम तरक्याती प्रोग्राम on borrowed resources। ये आज है ये पिछले माली साल जहां खत्म हुआ है, हाँ, उस माली साल में भी आप देखें कि जो रेवेन्यू हम हासिल करते हैं सूबों को देने के बाद जो बचता है, वो इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस करता है और तकरीबन 59% डिफेंस को फाइनेंस करता है। तो अभी भी तकरीबन 40 से ज्यादा % जो डिफेंस है वो बोरोड रिसोर्सेज पे है, तरक्याती प्रोग्राम बोरोड रिसोर्सेज पे है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बोरोड रिसोर्सेज पे है, जो हम सब्सिडी दे रहे हैं बोरोड रिसोर्सेज पे दे रहे हैं। तो इन सबों को करने के लिए आपको कर्जों की जरूरत होती है और आप फिर डेट में डूबते चले जाते हैं। तो आज हम अगर 40% बोरो कर रहे हैं डिफेंस को फाइनेंस करने के लिए, कल हो सकता है इसी रफ्तार से जो हमारे डेट बढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट को जो बढ़ाया जाता है जिससे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है, तो कल हो सकता है कि ये हम 30% भी अपने डिफेंस को फाइनेंस ना कर सकें। कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि इंटायर डिफेंस भी बोरोड रिसोर्सेज पे हो। तो जब किसी मुल्क के डिफेंस बजट जो है वो बोरोड रिसोर्सेज पे हो, तो उस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी आप सोचें कि क्या बहुत मजबूत होगी। डॉक्टर साहब, ये सब कुछ 18वीं तरमीम के बाद हुआ, अब इसको रोका कैसे जाए?
18वीं तरमीम जो है वो एक बहुत क्रिटिकल मतलब इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सूबों के पास बहुत ज्यादा पैसा चला गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है और रिसोर्सेज सूबों के पास चला गया है। रफली जितना भी इकट्ठा हम करते हैं एफबीआर वाले, उस 60% सूबों को चला जाता है, 40% हुकूमत के पास बचता है। और हुकूमत की जिम्मेदारियों में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जैसे डेट पेमेंट करना है, डेट की अदायगी करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट की अदायगी करनी है, हमने डिफेंस को फाइनेंस करना है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देनी है और भी बहुत सारे काम करने हैं, तरक्याती प्रोग्राम चलाने हैं। उसके लिए पैसे नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास में। तो ये इम्बैलेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है नेशनल फाइनेंस कमीशन की वजह से, जो 2010 में शौकत तरीन साहब ने, जिसके जो उस वक्त के हेड थे एनएफसी के, ये उनकी सरबराही भी हुआ है। मैं अपील करूंगा आपके प्रोग्राम से शौकत तरीन साहब को कि जो वहाँ एनामलीज क्रिएट हुई हैं, खुदा के वास्ते उनको रिव्यू करें। इसमें बहुत गुंजाइश है रिव्यू करने के लिए, इसको ठीक किया जा सकता है पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। यहाँ तक कि IMF ये कहता है कि पाकिस्तान के ये जो निज़ाम है एनएफसी का, नेशनल फाइनेंस कमीशन का, ये इतना ज्यादा इम्बैलेंसेस है शायद दुनिया में ऐसा ना हो। ये IMF के बकौल में कह रहा हूँ। और मैं भी समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल कि इस एनएफसी अवार्ड के रहते हुए पाकिस्तान में कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। इसमें इनहेरेंट डिफिकल्टीज है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो गए हैं, क्योंकि हमने जल्दबाजी में ये सारा काम किया था। 3-4 महीने में हमने ये सब कर दिया ताकि ये दिखाने के लिए कि देखें पिछले जो फौजी हुकूमत थी मुशर्रफ साहब की, वो तो कुछ नहीं कर सकी, सिविलियन हुकूमत आई और सिविलियन ने ये कर दिया। लेकिन उसने जो मुसीबत कर दी है पाकिस्तान पे, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो मैं अपील करूंगा आपके इस प्रोग्राम से शौकत तरीन साहब से कि अब आप इसको जो एनामलीज हो चुके हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके रहते हुए कभी भी पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। अच्छा, मेरे भी बहुत सारे हैं, मैं लिखता रहा हूँ, देता रहा हूँ। अगर उनको जरूरत पड़ेगी मैं अपना जो पेपर है वो उनके सामने पेश कर दूंगा कि इसको पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए कैसे आप इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करूंगा, फिर मैं, हमारे कोलीग हैं हमजा में, वो अगर आपसे सवाल करना चाहें। आपने IMF की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस वक्त एक प्रेशर जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ऑटोनमी है उसके हवाले से है कि उसका जो मॉनेटरी बोर्ड है, उसका जो फिस्कल बोर्ड है, उसको अबॉलिश कर दिया जाए, और जो चेयरमैन है स्टेट बैंक के, सदर जो हैं, उनको बेपनाह उनको गवर्नर साहब को वो दे दी जाए, इख्तियारात दे दिए जाएँ। यानी इतनी ऑटोनमी जिसका कम अज़ कम, मैं तो एक बहुत ही कम इल्म आदमी हूँ, लेकिन मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती जितनी ऑटोनमी वो स्टेट बैंक के लिए मांग रहे हैं। ये, इस पर अगर आप कुछ तबसरा फरमा सकें कि इसका पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, ये IMF के अभी जो चल रहा है, ये वन ऑफ द सोर पॉइंट है स्टेट बैंक की ऑटोनमी। मैं इससे पहले भी ये इशू उठ चुका था 4-5 महीने पहले, जब हफीज शेख साहब ने ये कैबिनेट से इसकी अप्रूवल ले ली थी, और उसके बाद बहुत बहुत हाहाकार मचा। और मैं भी उसमें काफ़ी मैंने बताने की कोशिश की पाकिस्तानी कौम को। देखें, अगर इसको इसी तरीके से अगर पास कर दिया जाए तो आप ये समझ लें कि स्टेट विद इन स्टेट हमने बना देना है। गवर्नर स्टेट बैंक जो होगा वो एक वायसराय होगा, जैसे पुराने ज़माने में वायसराय होते थे, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड फला फला, तो ये भी लॉर्ड हो जाएंगे हमारे गवर्नर साहब भी। तो इसमें बेइंतहा पावर दे दिए गए हैं, और यह है कि ये जवाबदेह भी नहीं होंगे। आप सोचें कि 220 मिलियन की आबादी वाला मुल्क, और उसका एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसको उसके अपने मुल्क का सेंट्रल बैंक जवाबदेह नहीं होगा। ना वो उससे पूछ सकता है कुछ, ना ये उनको बताने के लिए ये उनकी मर्जी बताएं ना बताएं। IMF का बोर्ड जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है, वो IMF के बोर्ड का मेंबर भी होता है। लिहाजा हमारा गवर्नर जो होगा वो IMF को बोर्ड को
तो जरूर रिपोर्ट करेगा। वो हुकूमत पाकिस्तान यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्ट नहीं कर सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो भी अगर ये करना चाहें, ना मुल्क का नैब इनके तरफ हाथ बढ़ा सकता है, ना मुल्क के FIA कर सकती है, ना सूबाई हुकूमतों में जो भी इस किस्म के इदारे हैं, गवर्नर क्या, डिप्टी गवर्नर क्या, बल्कि उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस मुल्क के वजीर आजम को आप सुप्रीम कोर्ट में बुला के कटहरे में तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक को नहीं कर सकते, ना बुला सकते हैं ना कटहरे में खड़ा कर सकते हैं। तो आप बताएं कि हम किस निज़ाम के, हम क्या करने जा रहे हैं कि मेरे नज़दीक ये बिल्कुल फाइनेंशियल सॉवरेनिटी को खो देने वाली चीज़ है। लिहाजा हमें इसमें रिफॉर्म की गुंजाइश है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि इसको अगर आपने बेहतर करना है तो कैसे किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो आज़ाद नहीं है। आज़ादी से क्या मतलब होता है कि क्या वो हर चीज़ से आज़ाद हो जाए? देखिए, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है ये थाईलैंड के जो बैंक ऑफ थाईलैंड है उससे बहुत ज़्यादा आज़ाद है। पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है ये बैंक ऑफ अर्जेंटीना से बहुत ज़्यादा आज़ाद है, बैंक ऑफ चिली से बहुत ज़्यादा आज़ाद है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक उतना ही आज़ाद है मोर और लेस जितना कि मलेशिया का सेंट्रल बैंक आज़ाद है, बैंक नगारा मलेशिया। हाँ, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जापान से कम आज़ाद है। तो जब हम जापान की तरह पावरफुल इकोनॉमी बन जाएंगे तो हम स्टेट बैंक को भी आज़ादी दे देंगे उसी हिसाब से। लेकिन हम एक डेवलपिंग कंट्रीज से हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब मिलकर काम करते हैं। कोई कंपार्टमेंट में पॉलिसीज नहीं बनती है। हमने सबने मिलकर इस तरक्की पजीर मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क हमने बनाना है। तो ये इस तरीके से तो ये नहीं हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल इस पे अग्री नहीं करनी चाहिए। और अगर मैं तो हुकूमत को सजेस्ट करूंगा कि आप चंद लोगों की एक कमेटी बना दे, टेक्निकल कमेटी, वो इसको रिव्यू कर ले कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कितना आज़ाद है और कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है गुंजाइश। मैं बता सकता हूं कि क्या इसमें गुंजाइश है, तो इसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बेहतरी की गुंजाइश क्या है। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। जब मैं वापस आता हूँ तो डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि इसमें बेहतरी कैसे हो सकती है, और हमज़ा रफ़ीक साहब, हमज़ा हबीब साहब से ये कहेंगे कि वो भी गुफ्तगू में शरीक हों और डॉक्टर साहब से सवाल करें। जी, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी पर, और डॉक्टर साहब का ये कहना था कि जिस तरीके से IMF प्रेशर डाल रहा है और जिस तरीके की ऑटोनॉमी की बात की जा रही है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। एक स्टेट विद इन स्टेट क्रिएट हो जाएगी। यानी आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तो सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में बुलाकर सवाल कर सकेंगे, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर पाकिस्तान में किसी अथॉरिटी के आगे जवाबदेह नहीं होगा। बीइंग मेंबर, वो जो IMF बोर्ड है उसको ज़रूर वो जवाबदेह होगा या रिपोर्ट पेश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी हैसियत एक माजी में आज़ादी से पहले जो वासराय की जो हैसियत थी वही उनको हासिल हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि इस हवाले से वो जो इस वक्त जो सूरत हाल है ऑटोनॉमी की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उसको बहुत बेहतर किया जा सकता है इन तमाम चीज़ों से बचे बगैर। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे और मैं ब्रेक पर चला गया था, अगर आप इस बात को मुकम्मल करना चाहें तो। देखिए, इसमें यह है कि जब मैंने कंपैरिजन की, जो आपसे बात की थी, मैंने अपने स्टूडेंट के ज़रिए से 2 बैच में स्टूडेंट थे। एक से मैंने पाकिस्तान को जो सर्टेन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंपेयर किया। एक बैच के स्टूडेंट से मैंने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को एशिया के जो सेंट्रल बैंक हैं इनके साथ मैंने कंपैरिजन कराई, और मैं इस जो रिजल्ट जो है वो यही बताता है कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक
जो लोग समझते हैं इससे बहुत ज़्यादा आज़ाद है। इसको और बेहतर किया जा सकता है और इनके हर के पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। जैसे अभी 3 साल के लिए गवर्नर अपॉइंट होता है, आप इसको वन गो में 5 इयर्स की अपॉइंटमेंट कर दें कि ये 5 साल के लिए गवर्नर आप उनको बना दें, तो ये और एक ही टाइम हो। यह ना हो कि 5 साल और फिर 5 साल, वो 10 साल बहुत लंबा हो जाता है। तो एक 5 साल के लिए वन गो में कर दें बजाय 3 साल के। तो ये इसमें भी आपको बेहतरी आ जाती है, पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं। इसी तरीके से जो अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, अगर इसको अपॉइंटमेंट जो है पार्लियामेंट के जरिए से होती है, कमेटी के जरिए से, तो उसके और अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। तो इसमें बैठ के देखा जा सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा इदारा है सेंट्रल बैंक में जो बना हुआ है हमारे, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड कहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त अदारा है और इसमें होता ही है कि इसमें स्टेट बैंक भी और वजारत खजाना भी और प्लानिंग कमीशन वगैरह के और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी के भी लोग भी इसमें होते हैं, ताकि बिल के हम देखें कि इकोनॉमी किधर जा रही है। अगर इसमें रिफॉर्म्स करना है तो बजाय आप इसमें से बेशक कॉमर्स को आप हटा दें, आप प्लानिंग कमीशन को भी हटा दें, लेकिन प्लानिंग कमीशन का होना जरूरी है क्योंकि तरक्याती बजट जो है उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये फाइनेंस, प्लानिंग और स्टेट बैंक, ये तीन इसमें बैठे। आप कॉमर्स को अगर हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस किस्म की छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बेहतरी इसमें ला सकते हैं। अगर मैं सामने मेरे पास हो, देखें ना, वो तो अभी तक उन्होंने डिटेल को इस तरीके से खुफिया रखा था कि अभी भी लोगों को वो जो उन्होंने कैबिनेट में पेश किया था वो तो पब्लिक को भी नहीं पता है ठीक से कि ये है क्या। इतना खुफिया रखा गया था और खुफिया तरीके से पार्लियामेंट से इसको पास कराई गई थी। दुरुस्त हो गया, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा हमजा साहब, आप कोई अगर सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहें तो। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मैं एक ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से जो आपने बात की, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस आपने रेस किए हैं। एक गवर्नर स्टेट बैंक की टेन्योर को भी कहा जा रहा है, जैसे अभी वो 3 साल मेरे ख्याल में उनके हो गए हैं, उनको मज़ीद 5 साल देने की बात की जा रही है। तो क्या आप समझते हैं गवर्नर को 8 साल तक का एक पीरियड देना उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी? और दूसरा ये एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है, आज मेरी ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे ये बड़ा ही बैड ओमेन है फॉर द इकॉनमी कि एक्सचेंज रेट इतनी बुरी तरह जो है नीचे जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि फर्दर मॉनेटरी टाइटनिंग होगी और क्या इससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है, जो थोड़ा बहुत अभी हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आई थी, वो अब दोबारा वो नेगेटिव हो जाएगी एक्सपोर्ट्स इस एक्सचेंज रेट के, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाहर से जो है लोगों को लाकर अपने मुल्क के अहम इदारों में बैठाना, इसमें ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये मुनासिब है। बहुत सारे पाकिस्तान में बेहतर किस्म के लोग मौजूद हैं जो गवर्नर स्टेट बैंक बन सकते हैं। आप उनको लाए जिनका उठना बैठना सब कुछ पाकिस्तान में है, तो वो फिर एज अ पाकिस्तानी बन के काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि वन टाइम आप दें 5 साल बस, नो सेकंड टेन्योर ऑफ एनी गवर्नर। एक साल एक मरतबा में 5 साल दे दें, जो कुछ उन्होंने बेहतरी करनी है 5 साल इज इनफ टाइम फॉर ए पर्सन टू शो हिज और हर मेंटल। जहाँ तक आपने एक्सचेंज रेट का जिक्र किया है, ये बिल्कुल ये जानबूझ के हमने यहाँ एक्सचेंज रेट को पहुँचाया और इससे पाकिस्तान की मैशत को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हम जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क है ना, हमारी तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इंपोर्टेड इनपुट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, हम बाहर से मंगाते हैं। केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, हम बाहर से मंगाते हैं। मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, हम बाहर से मंगाते हैं। एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हम बाहर से मंगाते हैं। हर चीज़ इम्पोर्टेड है। जब आप करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, तमाम इम्पोर्टेड इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है और तकरीबन हमारी इंडस्ट्री में ऑन एवरेज मैं कर रहा हूँ कि 60% इनपुट जो है वो इम्पोर्टेड होते हैं।
तो आप सोचिए कि 60% आपके इंपोर्टेड इनपुट्स की कीमत बढ़ जाती है। फिर साथ साथ आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, फिर साथ साथ आप गैस की कीमत बढ़ाते हैं, आप उसकी यूटिलिटीज की प्राइसेस पे भी बढ़ा देते हैं। फिर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर आप उसके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को भी बढ़ा देते हैं, और जब प्रेशर पड़ता है तो आप मिनिमम वेज को भी बढ़ा देते हैं। तो हर वो हम काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए और हमारी इंडस्ट्री जो है वो आलमी मंडी में नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाए। और ये हो गई है। इस मुल्क में 1988 के बाद से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, यानी शेयर ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी इज डिक्लाइनिंग। जो ये अच्छी चीज नहीं है, हमारी इंडस्ट्री श्रिंक कर रही है। तो इस किस्म के जो डिवैल्यूएशन वगैरह करके हमने अपनी इंडस्ट्री को बिठाया, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया, हमने कर्जों के बोझ चढ़ा दिए, इंटरेस्ट पेमेंट हमारा बढ़ गया। मल्टी डायमेंशनल इसके एडवर्स इम्पैक्ट हैं जो हमें समझने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक ही गवर्नर साहब ने रज़ा बाकर साहब ने एक हॉट मनी का एक फिनोमेना दिया था कुछ अर्से पहले, कोविड के स्प्रेड होने से पहले, कि जी इंटरेस्ट रेट को इतना करते हैं तो इतना फॉरेन इन्वेस्टर आ जाएगा, और उन्होंने टी बिल्स में और हमारे बॉन्ड्स में जो है लोकल बॉन्ड्स में उसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी। तो आपके ख्याल में वो मॉडल ये दोबारा तो नहीं इंट्रोड्यूस करा देंगे और गवर्नमेंट को एक नया वो देंगे कि जी आप ये कर लें तो इस तरह जो है हम फॉरेन इन्वेस्टर को बुला लेंगे और वो ट्रेजरी बिल्स में और पाकिस्तान के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी जो उसका बेड़ा गर्क होता रहेगा? देखिए, बात यह है कि ये हॉट मनी का जो था मैंने भी उस ज़माने में बहुत इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि ये मुल्क के में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देती है। जिस वक्त चाहेगी वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दिया जाएगा। आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव दे रहे हैं, हाई रिटर्न दे रहे हैं लोगों को, तो लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं। और होता यह है कि जिस वक्त आप पाकिस्तान को पनिश करना चाहें, एक झटके में यही पैसा जब बाहर निकलेगा, आप बिल्कुल इतने ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि करें क्या। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, गो टू द IMF अगेन। तो ये उसके लिए किया गया था कि पाकिस्तान को इसकी वल्नरेबिलिटी को कायम रखो, और जब जरूरत पड़े एक इशारा हो, ये पैसा निकलना शुरू हो जाए धड़ से, या हमारे रिजर्व गिरने शुरू हो जाएंगे। जब लोग अपना पैसा लेकर जाएंगे, रिजर्व गिरना शुरू हो जाएगा। जब रिजर्व गिरना शुरू होगा तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, और फिर इट विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू द IMF फॉर येट अनदर प्रोग्राम। तो ये उसकी तैयारी की गई थी। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान इजिप्ट नहीं है, पाकिस्तान है, और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा शोर मचा, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पैंडेमिक हो गया। पैंडेमिक की वजह से जो इंटरेस्ट रेट नीचे जैसे ही आया है वो पैसा निकल गया सारा। अब हमने एक नया रास्ता निकाला है, और वो है डिजिटल रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट। इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसमें पैसे तो आ रहे हैं, 1.4 बिलियन या 2.4 बिलियन डॉलर के करीब 14 महीने में आ चुका है। पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। 7% कहाँ मिलता है डॉक्टर साहब? ठीक है, डॉलर पे 7% है रिटर्न, और इसमें ये भी नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते। जिस वक्त मर्जी आएगी वो पैसा जो है लेके मुल्क से लेके जा सकता है। तो इसकी भी कैफियत वही हॉट मनी टाइप की चीज़ है। अगर हमें पैसे की ज़रूरत है, हम इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट करें, हम इससे सस्ते पैसे में, सस्ते रेट में हमें जितना पैसा चाहे हमें मिल जाएगा। यहाँ तो अगर 14 महीने में अगर 2.4 बिलियन डॉलर इकट्ठा किया है, तो हम एक हफ्ते में 2.4 बिलियन इकट्ठा कर सकते हैं, और इससे कम पैसे पे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसके इंटरेस्ट रेट को दोबारा रिव्यू की जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आप कन्वर्सेशन जो हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। वापस आते हैं तो यहीं से बात का आगाज करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की इक्तसादी सूरत हाल पर बात हो रही है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल एक पॉइंट ब्लैंक आपसे ये सवाल करूंगा कि इस वक्त जो जिस तरीके से करेंसी बेकदर हो रही है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? आप क्या स्टेप्स तजवीज़ करते हैं? जिस तरीके से 152 से 175 पे ले गए थे हम, वो कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं था। जिस तरीके से वो नीचे का सफर शुरू किया था, उसी तरीके से वो ऊपर की तरफ ले आए, 155 पे ले आए, 156 पे ले आए और वहां रखे। ये लाया जा सकता है। अगर कोई कहता है कि अब मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे हुआ है, बिल्कुल गलत कहता है। कोई मार्केट नहीं थी, ये किया गया है। अगर आप नीचे लेके जा सकते हैं तो आप ऊपर भी ला सकते हैं। आखिर 166.4 था मार्च 2020 में, और वहां से अगर हम 152 पे आ सकते हैं, तो क्या मार्केट मैकेनिज्म के जरिए से आए थे? लेकिन हम आ गए थे। आखिर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, हम 175 से भी नीचे आ सकते हैं। तो ये लाया जा सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने इंपोर्ट को, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको कर्ब करने की जरूरत है। और यहाँ पर सिर्फ ज़बानी कलामी बातों से ये इंपोर्ट कर्ब नहीं होगा, इसके लिए एक्शन लेना होगा। अभी हुकूमत वक्त ने कुछ एक्शन लिए हैं, मेरे नज़दीक वो ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पे तकरीबन 524 आइटम है, उनको कहा गया कि जी इसमें हमने 100% कैश मार्जिन लगाया है ताकि इसकी इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाए। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि वो 524 आइटम जो है उसकी कुल मालियत कितनी है जो इंपोर्ट हम करते हैं, 1.4 बिलियन डॉलर। अब आप बताएं कि जहां 60-70 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट हो रहा हो, वहां पर अगर 1.25 बिलियन डॉलर कम हो जाए तो क्या पाकिस्तान, क्या इससे हमारा करंट अकाउंट बेहतर हो सकता है? द आंसर इज नो। हमें सीरियस तरीके से काम करने की जरूरत है। ये हाफ हार्टेड नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ बताने के लिए नहीं है कि देखें, डॉक्टर अशफाक तो बहुत कह रहे हैं कि आप अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी की बातें वो कर रहे हैं। सर, हमने तो 524 आइटम पे 100% कैश मार्जिन लगा दिया है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर को तो ये नहीं मालूम है इसकी टोटल मालियत सिर्फ 1.4 बिलियन डॉलर है। तो हमें देखना होगा सीरियसली। वी आर इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। जब हम चैलेंजिंग टाइम में जब हम आ जाएं तो हमें उस किस्म के फैसले भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें जाना चाहिए। एक मिनट जी जी समी साहब, एक मिनट जी जी जी। आप देखें कि इस वक्त 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही है, एक गाड़ियां। उसके पीछे डॉलर तो जा रहा है ना। क्या इस मुल्क को यह जेब देता है जिसकी जेब में डॉलर ना हो, वो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियां इंपोर्ट कर रहा हो? क्या हम सिंगापुर से ज्यादा अमीर मुल्क हैं? सिंगापुर में कोई गाड़ी इस तरीके से खरीद के दिखा दे और सड़क पे ले आए। वहां पर आपको गाड़ी बुक करानी पड़ती है और आपको सरकार की तरफ से टाइम मिलता है कि आप कब जो है आपको गाड़ी की डिलीवरी होगी, वो आपको इंतजार करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल हमने छोड़ा हुआ है इस तरीके से। तो हमें जो बड़े सीसी की गाड़ियां हैं, 2000 सीसी गाड़ी, उसको आप कह दें कि ये 2 साल इस मुल्क में नहीं आएगी जब तक कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा काबू में नहीं आता है। छोटी गाड़ियां बेशक आप मंगा ले। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, जैसे सेल फोन है। हम 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का सेल फोन इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या अगर पाकिस्तान में 1-2 साल में सेल फोन अगर नहीं खरीदी गई तो क्या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा? तो इसलिए लोग कहेंगे जी पाकिस्तान तो खुद बना रहा है। भाई, पाकिस्तान बना नहीं रहा है, पाकिस्तान सिर्फ असेंबल कर रहा है और पार्ट्स की शक्ल में आ रहे हैं। पहले वो पूरा मोबाइल आ जाता था, अब उसके पार्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। हम कह रहे हैं कि जी हम जो है वो बना रहे हैं, और उसमें इतने सारे टैक्स के मुराद हम दे रहे हैं उन लोगों को कि कोई इसकी इन्वेस्टिगेट करे कि क्या ये हमें फायदा हो रहा है इससे या नुकसान हो रहा है। क्या हम डॉलर बचा रहे हैं? हम डॉलर तो नहीं बचा रहे। मुल्क में बन रहा है तो वो तो असेंबल कर रहे हैं, वो पार्ट्स की शक्ल में आ जाता है, हम जोड़ देते हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान ने मोबाइल बनाना शुरू कर दिया, और वो कंपनी बेइंतहा टैक्स के मुराद भी ले रही है।
तो टैक्स के रेवेन्यू पे उसके इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये रिव्यू करने की जरूरत है। इसी तरीके से बहुत सारे आप आइटम देखें लग्जरी आइटम्स में। जब मैं स्टूडेंट था तो फिलाडेल्फिया क्रीम चीज खाया करता था अमेरिका में, ये पाकिस्तान में भी बिक रहा है। आप बताएं कि क्या मतलब हम पाकिस्तान में चीज जो है नहीं बन रहा है, या क्या पाकिस्तान में चीज बनाने वाले नहीं है कि जो अच्छा चीज बना ले यहाँ पर? कोई जरूरी है कि अमेरिका से ही हम चीज इंपोर्ट करें? मतलब अगर आपकी जेब में पैसे हो, डॉलर हो, भरे हुए हो, तो बेशक आप करें, लेकिन वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इस मुल्क में कुत्ते और बिल्ली के खाने और शैम्पू जो है हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप बताएं ये जेब देता है हमें? दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब आपने। हम अगर पाकिस्तानी बनकर सोचें कि इस मुल्क को हमने निकालना है यहाँ से, और हमने अगले IMF प्रोग्राम में नहीं जाना है जो 2022 के बाद जो है हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है अनदर 3 इयर्स के लिए, हम ये फैसला कर ले कि हमने नहीं जाना है, हमने अपने घर को खुद सही करना है। हमारे पास लोग मौजूद हैं, ठीक करेंगे वो उसको। दुरुस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो बात आम तौर पर यह समझी जाती है कि जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी बेहतरी उसमें हो सकती है अगर वो सारा इनिशिएटिव जो है अगर वो पूरा हो जाए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उसकी स्पीड भी बहुत कम हो गई है और बहुत सारी जगहों पे वो कंप्रोमाइज़ कर दिया गया है। इस सारे सिनेरियो पर व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, जनरल परसेप्शन तो यही है कि जिस स्पीड से काम होना चाहिए था CPEC पे, उस स्पीड से काम नहीं हो रहा है। इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है, यही जनरल परसेप्शन भी है। मैं यहाँ पर यह भी बात करूँगा, मैंने कल अखबार में देखा, मुझे बहुत दुख हुआ है, और शायद मेरी बातों से जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उन तक भी यह बात पहुँचे कि देखें, जो हमने CPEC अथॉरिटी बनाया है, उनके हमने एक स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ने अपना बनाया है, जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन CPEC को जो देख रहे हैं। ये बड़ा सेंसिटिव चीज होता है, इसमें 2 मुल्क इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी है और चाइना भी है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं ये डिप्लोमेटिक लेवल पे की जाती हैं। ये नहीं होता कि अखबार में आपने जर्नलिस्ट को बुला के आपने शिकायत के लगा दिए वहां पर। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जब मैंने देखा कि हमारे जो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, इन्होंने जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा कि मैंने 2 खत लिखे चाइना के जो नेशनल डेवलपमेंट जो रिफॉर्म कमीशन है, चाइना के वाइस चेयरमैन को मैंने 2 खत लिखे, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये सब बातें पब्लिक में नहीं की जाती है, ये आप डिप्लोमेटिक टेंशन को बढ़ाते हैं। ये तो इस किस्म के जो हमारे अफसर हजरात हैं, इनको सोचना चाहिए कि इसमें 2 मुल्क इन्वॉल्व है, उसकी सेंसिटिविटीज होती हैं। तो इसकी जो चीज़ें डिप्लोमेटिक लेवल पे होते हैं, हमारी एम्बेसी भी मौजूद है वहाँ पर, उनकी एम्बेसी हमारे यहाँ मौजूद है। ये चीज़ें बिहाइंड द सीन होती हैं, ये पब्लिक में नहीं लाते हैं। दुनिया की नजरें जो है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में हर लम्हे वो हमें मॉनिटर कर रहे हैं। हम उनको खुश कर देते हैं इन सब बातों से कि देखें पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट ने खत लिखा तो चाइना के वाइस चेयरमैन ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है, और वो पब्लिकली कंप्लेन कर रहे हैं प्रेस में। ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे ताल्लुकात बेहतर नहीं होते हैं, ताल्लुकात में बिगाड़ ज़रूर आता है। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करूंगा कि अपने जो स्पेशल असिस्टेंट हैं उनको ज़रा मोहतात कर दें कि ये सब चीज़ें पब्लिकली नहीं बोली जाती हैं, प्रेस में ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये बातें बिहाइंड द सीन होती हैं। इसीलिए तो डिप्लोमेट होते हैं, 2 मुल्कों में बैठे हुए होते हैं, ये उनके ज़रिए से काम होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने टाइम दिया हमें और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कहीं, ख़ास तौर पर एंड पे जो इस हवाले से बात हुई। इनको जो वफाकी वज़ीर प्लानिंग है जनाब असद उमर अपनी मर्ज़ी से लेके आए हैं, इनका भी जो बैकग्राउंड है खालिद मंसूर साहब का, वो सारा अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और उन्हीं कंपनियों के लिए काम करते रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द वो लोग जो CPEC की रफ़्तार को स्लो करना चाहते हैं, वाशिंगटन को खुश करने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए,
ये सब हथकंडे जो हैं ये जानबूझकर इख्तियार किए गए हैं। जैसे कहा जाता है ना, देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी प्रोग्राम तज्जिया में। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।